हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजपूत और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्नॉप्सिस 24/7 एंड इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। दैट इज़ व्हाट इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट, ये क्या है, क्यों है, इसका क्या पर्पज़ है, ये हमारे फैक्ट्री में कैसे एप्लीकेबल होता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने वाले, किसी फैक्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हो तो ये एक्ट आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकता है, ये सब कुछ आप जान जाओगे। इफ़ यू आर ए एम्प्लॉय, ये बेसिकली ये वीडियो किसके किसके बेनिफिट के लिए है। अगर आप एम्प्लॉयर हो, अगर आप कहीं के मैनेजर हो या एम्प्लॉयर हो, कोई नया चीज़ स्टार्ट करे या फिर इस एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं क्या है कैसा है, एवरीथिंग आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मिनिमम वेजेस, आपका मिनिमम सैलरी का हक कितना है। आप शेड्यूल एम्प्लॉयर हो, अनशेड्यूल्ड हो, किस जोन में पढ़ते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड, ये सब कुछ आपको इस जोन के अंदर इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप कोई CS, CMA या फिर आप LLB या जैसा कोई भी कोर्स कर रहे हो जिसके अंदर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके बैठे हुए हो, तो आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने से पहले। इवन उसके बावजूद अगर आपको नॉलेज चाहिए तो भी आपको ये काफ़ी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये वीडियो। नाउ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, सबसे पहले मैं बेयर एक्ट को साइड में रखता हूँ। बेयर एक्ट के अंदर क्या बोला गया उसका क्रक्स मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश किया है। पूरा का पूरा बेयर एक्ट को उठा के वापस एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप भी नहीं जाना चाहते हो, आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इस सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की बात के बारे में बात करें। पहले तो मिनिमम वेजेस एक्ट आया क्यों? क्योंकि आपका जो रेमुनरेशन है ना, एक मिनिमम स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, कि एक मान लीजिए आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉई, एक छोटा सा एक पर्सन को आप काम पे लगाते हो, अगर आप उसको 1000 रुपये सैलरी देते हो, वह कैसे काम चलाएगा अपने इस घर का, राइट? तो उनके ऊपर हार्डशिप ना हो सके, उनका शोषण ना हो सके, इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट का कॉन्सेप्ट आया। ये लाया कौन? ये लाया है पार्लियामेंट, दैट इज़ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लाया था, 1948 में लाया। एंड इसके अलावा इस चीज़ को रूल्स के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है। हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपने अपने स्टेट के लिए रूल्स बनाएंगी एंड उस रूल के अकॉर्डिंगली ही इसके अंदर जो भी काम होने वाले हैं। एक्ट जो है ना, एक बिग स्ट्रक्चर के रूप में एक्ट काम करता है। इस एक्ट सामने रह के काम करता है कि ये चीज़ एक्ट के अंदर पावर दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को वो रूल बनाने के लिए। एंड हर स्टेट का डिफरेंट रूल है, हर स्टेट का डिफरेंट मिनिमम वेजेस है, हर स्टेट का अलग अलग हर चीज़ डिफरेंट है। ओके, सो अगर ये पूरा का PDF जो आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, वो सब कुछ वेस्ट बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। वेस्ट बंगाल में जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से बनाया गया। अगर आप किसी डिफरेंट स्टेट में रहते हो तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर कंप्लायंस का भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ओनली दैट इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट, इसके अलावा हमारा कोर एरिया कंपनीज एक्ट में भी है। हम लोग ROC से रिलेटेड आपका कोई भी इशू है वो हम लोग डील कर सकते हैं। इसके अलावा लेबर लॉ से रिलेटेड जितने एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ग्रेजुएटी बोनस, जो भी एक्ट है उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं, उसमें हमारी सर्विसेज हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स है, GST है, और भी बहुत कुछ है जो आपको एक्सप्लेनेशन, आपको सर्विसेज जो है मिल जाएंगी, कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर जो भी सर्विसेज है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ डिटेल मिल जाने वाला है। मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ये सेंट्रल पहले तो प्रोवाइड करवाता है, सेंट्रल का एक्ट है, बट इसके अंदर रूल्स एक सेंट्रल के पास भी पावर है एंड स्टेट के पास भी पावर है कि ये रूल्स बना सकती है अपने स्टेट में। ओके, नाउ एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये डायरेक्टली या फिर अगर आप इनडायरेक्टली, अनदर पर्सन मतलब इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, अगर आप शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंट कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये एक्ट लग जाएगा। एक भी इंसान को अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, सर व्हाट इज़ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, मेरे को नहीं पता है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, ये देखिए, जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे ना, बेसिकली देखो शेड्यूल के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। अगर अब मैं बेयर एक्ट के हिसाब से बात करूँ, एक्ट के अंदर क्या बोला है कि वहाँ पे बोला जाता है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पार्ट 1 है, पार्ट B है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क आता है, पार्ट 1 में फिक्स्ड अमाउंट आता है, फिक्स्ड आता है फॉर द एंटायर स्टेट, मिनिमम वेजेस होगा पूरे स्टेट के लिए। जबकि एग्रीकल्चर पार्ट 2 में जो भी शेड्यूल में आते हैं वो वेरी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज चेंज हो सकता है, स्टेट अलग अलग जगह के लिए अलग लगा सकता है, बट वो चीज़ फिर भी आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सो बेस्ट ऑप्शन है आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक रहेगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको। इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वेस्ट बंगाल का ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में आने के बाद यहाँ पे ना सारे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के जितने शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाने वाले हैं। टोटल 93 एंट्रीज़ है यहाँ पे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके कम ही किया है, सिर्फ और सिर्फ 12-13 एंट्रीज है, टोटल 93 एंट्री है। आप जिस सेक्टर में काम करें उस सेक्टर को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो या फिर 93 में सर्च कर लो, आपको जो भी डिटेल मिल जाता है, जो भी चीज़ लाइक अगर आप बात कर रहे हैं मान लीजिए बेकरी के, अगर आप बेकरी का बिजनेस करना चाहते हो, बेकरी से रिलेटेड आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, जो भी है,
तो उसका सामने यहाँ पे देखिए एक PDF मिल जाएगा। इस PDF को आप डाउनलोड करेंगे ना, इस PDF को डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा PDF आपको मिलने वाला है जिसके अंदर सर्कुलर होगा, उनका नोटिफिकेशन क्या है। ये वाला मैंने जो PDF डाउनलोड किया ये क्या है, आइस फैक्ट्री के लिए। मिनिमम वेजेस कितना होने वाला है 1 जनवरी 2021 टू 30 जून 2021 तक का जो वैलिडिटी पीरियड है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अनस्किल्ड के लिए कितना सैलरी होने वाला है 8797 रुपीज़, डेली का 338 रुपया से कम नहीं दे सकते हैं आप। सेमी स्किल्ड है तो 371 रुपये, और स्किल्ड है तो 409 रुपये के आसपास का उसका मंथली जाना चाहिए। ओके, जोन ए के अंदर, जोन बी के अंदर। सो जोन वाइज डिवाइड किया है यहाँ पे। जोन आपको इस जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर जोन भी डिवाइड किया रहेगा कि कौन सा जोन में कौन कौन सा जगह पड़ता है, कौन कौन सा स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट आता है। वो जोन भी आपको स्टेट गवर्नमेंट ही डिफाइन करके दे देगा। ये आपको PDF से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि हमारे फैक्ट्री के ऊपर, हमारे इस जगह के ऊपर कितने मिनिमम वेजेस है, कितना मिनिमम रुपये हमको एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। ओके, अगेन हम लोग अपने डेफिनेशन में चलते हैं। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाया है और रूल्स मेकिंग का पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाने से पहले जो भी मिनिमम वेजेस है वो देने से पहले देखती है। लाइक अभी आपने देखा नोटिफिकेशन में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को देखती है। सेमी स्किल्ड को भी देखा है कि सेमी स्किल्ड है तो मिनिमम वेजेस इतना होना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक अगर आप एक फैक्ट्री देख लो तो जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे एक प्रोसेस है काम होने का। बट एक भेन वाला, एक जो आपके यहाँ पे एक जो चाय बेच रहा है या फिर बहुत छोटा छोटा काम हो गया, दिस आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसका कोई सिस्टम नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी यही चाहे तो डील कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी मिनिमम वेजेस का प्रोविजंस है। नाउ व्हाट प्रॉब्लम विद द न्यू वेज कोड। आपको आई थिंक अब हम लोग दूसरे वाले पॉइंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू वेज कोड से रिलेटेड। ये हमारा पॉइंट एप्लीकेबिलिटी कंप्लीट हो गया है। ओके, रूल्स के अंदर हमने बता दिया हर स्टेट के डिफरेंट रूल है। अगर आप वेस्ट बंगाल के अलावा किसी और स्टेट से ये वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे को सीधा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लो एंड फिर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि आपके स्टेट के ऊपर क्या एप्लीकेबल है, क्या नहीं है, आपके इस फैक्ट्री के ऊपर इस एक्ट से रिलेटेड क्या है। अगर आप किसी डिफरेंट एक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे बिल्कुल। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, न्यू वेजेस कोड। न्यू वेजेस कोड, पहली बात तो हमारे इंडिया में जितने भी वेजेस के लेबर लॉ से रिलेटेड एक्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब देख रहे हो स्टेट गवर्नमेंट अलग एक्ट बनाता है, रूल्स बनाने के पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, फिर हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ये। हर चीज़ का रिटर्न में बहुत ज़्यादा इशू आता है, कब कौन सा रिटर्न जाएगा, कौन सा रिटर्न नहीं जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन सभी चीज़ों के लिए एक नया चीज़ आने वाला है, एक बहुत ही अच्छा चीज़, दैट इज श्रम सुविधा का पोर्टल गवर्नमेंट ने लाया हुआ है। जो इनका काम, इनका बेसिकली इंटेंशन है विथ न्यू वेज कोड ना कि एक्ट को सिंप्लीफाई करना, एक्ट को समराइज़ करना। पूरा का पूरा सेम एक्ट ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट वो पूरे के पूरे एक्ट को ना समराइज़ कर दिए हैं एक वेज कोड के अंदर में। ठीक है, सेफ्टी के लिए अलग बना दिया, कुछ एक्ट को समराइज़ कर दिया। सो वो बेसिकली चीज़ सेम रहने वाला है, एक्ट लगभग सेम ही है, बट उसको एक समराइज वे में कर दिया गया है। उसको एक प्लेटफॉर्म पे, लाइक जैसे हमारा GST है बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स को, वैसे ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि वो लेबर लॉ को भी सिंप्लीफाई करे। एंड इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है हमारे कंट्री को, बिकॉज अगर लेबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं एक फैक्ट्री को चलाने के लिए, वो अपना सबसे कीमती समय है, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क वही करते हैं और उन्हीं के बेसिस पे वो कंपनी चल रही होती है। और एक्ट जो कानून है उन्हीं को आज हम लोग अवॉइड करके बैठे हुए हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ईजी करें, बहुत अच्छा कर सकें उनके लिए। बिकॉज जितने भी आप डेवलप कंट्री में देखो उनके यहाँ पे लेबर कोड के जितने भी प्रोविज़न है, जो भी लेबर कोड्स है ना, लेबर से रिलेटेड लॉ है, वो बहुत लेबर लॉ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, बहुत एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए नहीं है। सो ऑफकोर्स गुड इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट नया चीज़ ला रहा है, ऑफकोर्स अच्छी चीज़ है, बट इसके अंदर एज इट इज़ हर नई चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर होती हैं। वैसे ही इस एक्ट के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी। मैं नहीं बोल रहा क्या कमी है क्या नहीं कमी है, इट्स नॉट माई व्यू। बट एक इशू आ रहा है कि दैट इज़ मिनिमम वेजेस एक्ट जो है ना, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्सप्लेन करे, ये हमारा मिनिमम वेजेस होगा। ये पहले का सिस्टम था। अब ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से छीन के सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट के लिए जब जो भी क्या एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये तो अभी फ्यूचर है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सप्लेन मिनिमम वेजेस एक्ट वहीं से वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इस बात से स्टेट गवर्नमेंट को ये इशू है कि इनका पावर कम कर दिया जा रहा है, एंड इट इज़ अ वन ऑफ द रीज़न कि वेज कोड अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है। वन ऑफ द रीज़न, और भी रीज़न है इसके।
लॉकआउट हो गया, उसके ऊपर मेरा एक सेपरेट आर्टिकल भी लिखा हुआ है, बट वो पब्लिश नहीं किया हूँ मैंने अपने वेबसाइट पे अभी तक। सो वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। आई थिंक इस वीडियो के नीचे चाहे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ, मे बी आपका हेल्प हो सके कुछ भी। नाउ हमने सर्कुलर देख लिया, ये कैसे काम करता है, कैसे आपको एक्सप्लेन मिल जाने वाला है, कैसे ये आपको पता चल जाने वाला है कि ये कौन से फैक्ट्री के लिए, कौन से टाइप के इंडस्ट्री के लिए कितना मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। आई थिंक अब आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ कंप्लायंस। देखो मिनिमम वेजेस के अंदर ना बहुत ज़्यादा कंप्लायंस नहीं है। ओके बहुत ही मेनली 2 ही या 3 कंप्लायंस बोल सकते हैं, बाकी सारे कंप्लायंस का उतना ज़्यादा इज्जत नहीं है, और इसमें पेनल्टी भी बहुत कम है, फ़ाइन भी बहुत कम है जो भी है। लाइक यहाँ पे अगर डिस्प्ले ऑफ नोटिस ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, सबसे पहला तो आपके फैक्ट्री वाला जो बंदा है ना, जो आपका मैनेजर या फिर ओनर है उसका, या फिर कोई भी इंटरप्राइज है उसका जिम्मेदारी है कि वो मिनिमम वेजेस जो उसके फैक्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो अपने फैक्ट्री के प्रीमाइसेस पे उसको चिपका के ज़रूर रखे। ये उसको चिपकाना होगा अपने दीवार पे, कहीं ना कहीं नोटिस बोर्ड पे स्टिक करके रखना होगा कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस इतना है। ओके एंड इट इज़ अ वेरी हाई रिस्क, मतलब इसमें इम्प्रिजमेंट तक का प्रोविज़न है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके ऊपर इम्प्रिजमेंट तक हो सकता है फॉर दिस नॉन कंप्लायंस। नॉर्मली मिनिमम वेजेस के अंदर मतलब जेल नहीं होता, बट एम्प्लॉय चाहे तो कंप्लेन कर सकता है इस ग्राउंड पे भी। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न अंडर मिनिमम वेजेस, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी हाई रिस्क, ठीक है। ये भी फॉर्म 3 के अंदर जाता है, ये फॉर्म 12 के अंदर रहता है। हाई रिस्क क्यों है भाई? इसके अंदर भी इम्प्रिजमेंट का प्रोविज़न है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है। एनुअल रिटर्न के अंदर होता है आपका कंपनी क्या है, आपका फैक्ट्री कहाँ पे है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे शिफ्ट है, आप क्या चीज़ में डील करते हो, क्या काम करते हो, कितने एम्प्लॉई है, कितना पेमेंट दिए हो, एवरीथिंग डिटेल आपका, सब कुछ का डिटेल जाता है एनुअल रिटर्न के अंदर। ओके नेक्स्ट, अब ये सब जो है ना, ये सारे लो रिस्क वाले हैं। लो रिस्क का मतलब है ना, आपको यहाँ पे जेल नहीं होने वाला, इम्प्रिजमेंट नहीं है, बट आपको फाइन लग सकता है, और हार्डली फाइन 500 तक का लगता है। तो 500 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट कि आप नहीं दे पाओ। अगर नहीं भी रखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप दे सकते हो पेनल्टी, बट क्यों पेनल्टी देना? एक रजिस्टर ही तो है। तो रजिस्टर क्या है? मेंटेन रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम का एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना होगा। मास्टर रोल, वे स्लिप वगैरह रख लो, सफिशिएंट है। मेंटेन कितना आपने, ये एक रखना ज़रूरी है। रजिस्टर ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्ट किया है, क्योंकि अगर किसी भी एम्प्लॉय का आपने अनऑथराइज डिडक्ट किया एंड वो अगर लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेन करता है या फिर लेबर कोर्ट जाता है तो आपको ये रजिस्टर शो करना पड़ेगा। ओके ओवर टाइम का आपको शो करना, ओवर टाइम बेसिकली वो वे स्लिप के अंदर ही हम लोग ओवर टाइम रख लेते हैं नॉर्मली लोग। एंड मेंटेन रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय, ये आपके पास होना ही चाहिए, कितने एम्प्लॉय हैं आपके पास। ये हर, नॉट ओनली दिस एक्ट बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्ट और भी एक्ट के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। ये मिनिमम रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट मेंटेन ऑफ फाइन, ये फ़ाइन भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फ़ाइन के रिलेटेड ना प्रोविजंस है कि आपको फ़ाइन एक लिमिट तक ही, उसके अंदर ही फ़ाइन लगा देना है। जिस दिन आपने जिस दिन एम्प्लॉय ने गड़बड़ किया है उससे टाइम के अंदर ही आपको फ़ाइन लगा देना होगा, अदरवाइज़ वो फ़ाइन नहीं लगा सकते हैं आप। ओके सो ये भी आपको रजिस्टर रखना पड़ेगा ईयरली बेसिस पे। ये सारे कंप्लायंस है, आप ईयरली एक बार मेंटेन करते हो तो भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेन रजिस्टर ऑफ वेजेस, ये हर एम्प्लॉयर ऑब्वियस सी बात है रखता है, ये हर मैनेजर हर कंपनी के पास होता ही है, ठीक है। अगेन ये सेकंड, ये हाफ ईयरली कंप्लायंस था ना, तो नेक्स्ट हाफ ईयरली कंप्लायंस में ये आ गया। अगेन आपको वो चेक करना है कि हाँ अभी तक वो जो पेज चिपका कर रखा था वो अभी तक है ना दीवार पे, या हट तो नहीं गया, अगर हट गया तो फिर से लगा देना। एंड ऑथराइज डिडक्शन, जो भी अगर आप कोई भी डिडक्शन कर रहे हो किसी के सैलरी से तो उसका एक रीज़न होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि हाँ उसने फैक्ट्री में वायलेंस किया है, मार पिटाई किया है, झगड़ा किया है, जो भी कुछ भी गलत किया इस ग्राउंड पे कर रहा है, एंड देयर मस्ट बी सफिशिएंट रीज़न, ठीक है। एंड जो भी आप फाइन लगा रहे हो उसका क्या रीज़न है, ये सब चीज़ों के पास के लिए आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए। इनका कोई एप्लीकेबल नहीं, रजिस्टर नहीं है, बट आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए, हाँ इस ग्राउंड पे किया है। ओके ये भी एप्लीकेबल नहीं, कोई रजिस्टर नॉर्मल आप जो रजिस्टर यूज़ करते हैं फैक्ट्री में वही रजिस्टर यूज़ होने वाला है। एंड इन सभी के लिए फॉर्म मैंने एक्सप्लेन कर बता दिया यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्म है। इफ़ पॉसिबल आप फॉर्म के अंदर रख लो, अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो फॉर्म नहीं भी रख रहे हो तो भी एक डिटेल तो होना ही चाहिए, एक अच्छे गुड गवर्नेंस के रूप में, अच्छा कंप्लायंस के रूप में, ठीक है। सो ये तो हमने कंप्लायंस का भी हिस्सा देख लिया कि कंप्लायंस क्या हो रहा है। अगर कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। देखो अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग पेनल्टी होती है, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने पूरे एक्ट के अंदर से एक सिंप्लीफाई करने के लिए ऑफेंस एंड पेनल्टी को लाया है। क्या इम्प्रिजमेंट हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने का, बेसिकली सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए इम्प्रिजमेंट है, हाई रिस्क वाले चीज़ों के लिए 6 महीने तक का जेल हो सकता है। एंड फाइन यहाँ पे 500 रुपया तक का हार्डली फाइन चार्ज किया जा सकता है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके एक चीज़ और बाकी था, ये चीज़ कैसे वो डिसाइड करते हैं, क्या
सिर्फ और सिर्फ मंथली बेसिस पे ही डिसाइड होता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना मिनिमम वेजेस देना चाहते हैं। वो टाइमली रखना चाहते हैं, पीस वर्क में रखना चाहते हैं, पीस बेसिस पे गारंटी टाइम दे दे कि इतना घंटा काम करे इतना आपको देना ही है, या फिर ओवर टाइम का रेट अलग स्पेसिफाई कर दे। ये जो भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये अगेन थियोरेटिकल पोर्शन है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो मिनिमम वेजेस है वो आता कैसे है, वो नोटिफाई कैसे होता है। एक कमेटी मेथड है, एक नोटिफिकेशन मेथड है। कमेटी में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो 3 महीने का नोटिस दे देगा ऑफिशियल गेजेट में, एंड फिर वो 3 महीने के बाद वो अप्रूव हो जाता है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड नोटिफिकेशन मेथड में भी वो 2 महीने का नोटिस देगा, नोटिस देने के बाद वो 3 महीने बाद इन्फोर्समेंट होता है। ये एक बेसिक सा तरीका हो गया। एडवाइजरी बोर्ड है, जो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितना मिनिमम वेजेस होना चाहिए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी है, ठीक है। ये पढ़ने के लिए काम में आता है, वैसे आपके काम का है नहीं। एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव से, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मिनिमम वेजेस नहीं देता है देन व्हाट। अगर जो मिनिमम वेजेस, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जाओगे इस वेबसाइट पे, जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, आपको इस वेबसाइट पे सीधा जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद, ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप अपना बिजनेस, अपना जो कंपनी जिसमें काम करते हैं उसको सर्च कर लीजिए, एंड जो भी मिल जाता है उसका PDF यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। PDF डाउनलोड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पे मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। ओके, अगर ये आप नहीं पढ़ सकते तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कितनी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो आप यहाँ से जान जाएंगे। अगर उतना आपको सैलरी नहीं मिलता है, उतना आपका वेजेस नहीं है, इन दैट केस आप क्या करोगे? झगड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल, आप एक काम कर सकते हो, आप कमिश्नर के पास जा सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन के भी कमिश्नर इस केस को डील कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अगर लेबर कमिश्नर है तो वो भी इसको डील कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के भी कमिश्नर के पास पावर है, लेबर कमिश्नर के पास पावर है, पुलिस कमिश्नर के पास ना जाए। लेबर कमिश्नर के पास पावर है, बेसिकली लेबर कोर्ट अब जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट आ रहा है हमारा लास्ट ऑप्शन, सिविल कोर्ट, जो हमारा कोर्ट है वहाँ आप जा ही सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो गया। अगर आपको क्लेम नहीं मिल रहा, आपका मिनिमम वेजेस आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आप इन अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। सो आई थिंक अब मैंने इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। अगर इसके बावजूद कोई पॉइंट छूट जाता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, एंड फिर आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट के थ्रू, या फिर आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको एक्सप्लेनेशन, आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आई थिंक आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड आपको वीडियो समझ में आया तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी काम करते हैं तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका भी हक बनता है। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका हक बनता है, आपको पता होना चाहिए कानून क्या है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अभी आपका हक बनता है कि आप इन चीज़ों का पालन करें, ठीक है। और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपको हर दोनों पर्सपेक्टिव से जानना बहुत ज़रूरी है। सो बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। बाय बाय।